नमस्कार दोस्तों, पारमीटा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जेंडर स्कीमा थ्योरी, सेल्फ रेगुलेशन थ्योरी और टाइम आउट टेक्निक को देखा था। इस वीडियो में हम एमपीटीटी का महत्वपूर्ण टॉपिक डिसऑर्डर को कवर करेंगे। संविदा शिक्षक वर्ग 2 जिसकी परीक्षा 2018 में 35 पालियों में संपन्न हुई थी, उसमें लगभग इतने ही तरह के यानी 35 डिसऑर्डर किसी न किसी रूप में पूछे गए थे। इन सभी डिसऑर्डर को हम 2 पार्ट में समझेंगे। यदि आपने इन सभी डिसऑर्डर को समझ लिया तो आपका 1 नंबर किसी भी टीईटी एग्जाम में पक्का हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिसऑर्डर, डिसीज, सिंड्रोम और कोमार्बिड में। तो सबसे पहले बात करते हैं डिसीज की। इट इज ए पर्टिकुलर डिस्टिंक्टिव प्रोसेस इन द बॉडी विथ ए स्पेसिफिक कॉज एंड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में विभिन्न अंग हैं, जैसे लीवर, किडनी, ब्रेन, तिल्ली इत्यादि। इनमें से किसी भी अंग में कुछ गड़बड़ी या इंजरी के कारण कुछ विशेष प्रकार के लक्षण या प्रभाव शरीर में दिखाई देने लगते हैं। इसे ही हम डिसीज या रोग कहते हैं। अब बात करते हैं डिसऑर्डर की। तो इट इज ए इरेगुलरिटी, डिस्टर्बेंस और इंटरप्शन ऑफ नॉर्मल फंक्शन। तो जैसा कि हमने डिसीज में बताया कि हमारे शरीर में कई तरह के अंग होते हैं और ये सारे अंग आपस में मिलजुल कर यानी कोऑर्डिनेशन के साथ कार्य करते हैं। अब यदि कोई अंग अपना कार्य कम या ज़्यादा करने लगे तो वहाँ डिसऑर्डर या विकार उत्पन्न हो जाता है। आपको यहाँ एक बेसिक डिफरेंस समझना है डिसऑर्डर और डिसीज में। वो यह है कि डिसऑर्डर में डिसीज की तरह अंगों में कोई इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन नहीं होता, बल्कि किसी अंग के कम या ज़्यादा काम करने से विकार या डिसऑर्डर की स्थिति उत्पन्न होती है। अब हम बात करते हैं सिंड्रोम की। इट इज ए नंबर ऑफ सिम्टम्स अकरिंग टुगेदर एंड कैरेक्टराइजिंग ए स्पेसिफिक डिसीज। जब शरीर में किसी विशिष्ट बीमारी के कारण एक साथ कई लक्षण पाए जाते हैं तो उसे सिंड्रोम कहते हैं। जैसे आप एड्स को ही ले लीजिए, जिसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब यहाँ होता क्या है कि बॉडी में इम्यून सिस्टम की कमी हो जाती है, जिससे शरीर में कोई भी बीमारी होने पर वह ठीक नहीं होती। यदि एक बार आपको सर्दी हो गई तो वह सर्दी बनी रहेगी, मलेरिया हो गया तो मलेरिया बना रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी बीमारियां जिनमें लक्षणों की भरमार रहती है उसे हम सिंड्रोम कहते हैं। और यदि इसे हम इंग्लिश में डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ लॉट्स ऑफ सिम्टम्स एंड डिसीज इस कॉल्ड सिंड्रोम। अब बात करते हैं कोमार्बिड यानी सहरुग्णता की। इट डिस्क्राइब डिसऑर्डर और कंडीशन दैट मे को अकर विथ अनदर डिसऑर्डर और कंडीशन। यानी एक से अधिक रोग या स्थितियां जो एक ही समय में एक ही व्यक्ति में पाई जाती हैं तो उसे हम कोमार्बिड या सहरुग्णता कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर यानी एसएडी है और साथ ही मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी है, तो इस स्थिति को हम कोमार्बिड या सहरुग्णता कहेंगे। अब बात करते हैं डिसीज और डिसऑर्डर में डिफरेंस की। तो डिसीज जो होता है वह क्यूरेबल होता है, यानी आप उसे क्योर कर सकते हैं, जबकि डिसऑर्डर जो होता है नॉन क्योरेबल होता है, लेकिन आप उसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे थायराइड एक डिसीज नहीं डिसऑर्डर है जिसे आप क्योर तो नहीं कर सकते लेकिन मैनेज कर सकते हैं। वहीं डिसीज जो होता है कई केसेस में रिकर होता है और अधिकतर केसेस में रिकर नहीं होता। मतलब डिसीज में जो होते हैं पुनरावृत्ति की संभावना कम रहती है, वहीं डिसऑर्डर में जो होता है पुनरावृत्ति की संभावना ज़्यादा रहती है। डिसीज और डिसऑर्डर का एक मेन डिफरेंस जो है कि डिसीज जो है ये जो होता है एक्सटर्नल फैक्टर के कारण होता है। जैसे कि आपको मालूम है हमारे शरीर में कई तरह के अंग हैं, यदि उन अंगों में इन्फेक्शन, इंजरी, इन्फ्लामेशन इत्यादि होता है तो वहाँ डिसीज उत्पन्न होता है। वहीं जो डिसऑर्डर होता है वह अंगों में इंटरनल एबनॉर्मलिटी के कारण होता है या फिर हमारी लाइफ स्टाइल के कारण भी होता है। जैसे कि देर रात तक जगना, देर सुबह तक सोना और फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, ये सब कारण भी डिसऑर्डर के कारण बनते हैं। और एक अन्य कारण बर्थ डिफेक्ट भी है। कुछ डिसऑर्डर हमें जेनेटिकली हमारे पेरेंट्स से मिल जाते हैं जो कि जीवन पर्यंत हमारे साथ चलते हैं। अब हम बात करते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की। It is a disorder characterized by failure to recover after experiencing or witnessing a terrifying event, and the symptoms are nightmares, flashbacks, avoidance of situations that bring back the trauma, heightened reactivity to stimuli, anxiety और depressed mood। यानी ऐसा विकार जिसमें किसी भयानक घटना में शामिल रहने या उस घटना को अपनी आंखों के सामने घटित होने के कारण व्यक्ति गहरे सदमे में चला जाता है। इससे उसे बुरे सपने आते हैं,
तथा फ्लैशबैक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसा व्यक्ति उन स्थितियों से बचता है जो उस घटना को वापस स्मृति में लाता है। इसका अन्य लक्षण चिंता और उदास मनोदशा है, जो कि पीटीएसडी में व्यक्ति में दिखते हैं। अब हम बात करते हैं एडीएचडी की, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की। इट इज ए क्रोनिक कंडीशन इंक्लूडिंग अटेंशन डिफिकल्टी एंड इम्पल्सिवनेस। इट में कंट्रीब्यूट सेल्फ स्टीम, ट्रबल्ड रिलेशनशिप एंड डिफिकल्टी एट स्कूल और वर्क। हिंदी में इसे ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार भी कहते हैं। इसमें ध्यान की कमी और अत्यधिक सक्रियता होती है। अक्सर एडीएचडी से ग्रस्त बच्चे हीन भावना के शिकार होते हैं तथा अपने बिगड़े संबंधों और विद्यालय में खराब प्रदर्शन जैसी समस्याओं से जूझते रहते हैं। एडीएचडी में बच्चों के कुछ लक्षण दिखते हैं, जैसे लगातार भागते रहना या एक जगह में न बैठना, बैठने पर भी अपनी जगह पर हिलते रहना या कुछ करना, किसी बात पर ध्यान न देना, शांत न रहना, बहुत ज़्यादा बात करना, दूसरों के काम में दखल देना, आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाना, काम के बीच में ही दूसरा काम करने लगना, चिल्लाना, चीज़ें फेंकना, ये सब जो होते हैं एडीएचडी के लक्षण होते हैं। अगला टर्म है क्लास्ट्रोफोबिया। क्लास्ट्रोफोबिया दो शब्द से बना है, क्लॉस्ट्रम और फोबिया। तो क्लॉस्ट्रम शब्द जो होता है लेटिन का शब्द है, जिसे हम बंद स्थान कहते हैं, और फोबिया शब्द जो होता है वो उसका अर्थ होता है डर। तो इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। इट इज़ द फियर ऑफ क्लोज्ड इन प्लेस फ्रॉम विच एस्केप वुड बी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल। अच्छा, क्लास्ट्रोफोबिया को हिंदी में हम संवृत भीति कहते हैं। यह एक प्रकार का भय है जिसमें व्यक्ति को किसी पैक्ड जगह में फंसने, बंद रहने और बचकर ना निकल पाने का भय रहता है। जैसे यदि इस विकार के व्यक्ति लिफ्ट में होगा तो उसे यह भय रहेगा कि वह फंस चुका है और बाहर नहीं निकल सकता। तो यह था क्लास्ट्रोफोबिया। अब हम बात करते हैं ऑटिज्म की। कभी कभी इसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या एएचडी भी कहा जाता है। इट रिफर्स टू ए ब्रॉड रेंज ऑफ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय चैलेंजेस विद सोशल स्किल, repetitive behaviors, speech and non-verbal communication usually appears by age of 2 and 3। इसे हम हिंदी में समझते हैं, लेकिन सबसे पहले यह जानते हैं कि ऑटिज्म हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो ऑटिज्म जो है टीईटी के दृष्टिकोण से यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी डिसऑर्डर से बनते हैं। ऑटिज्म को हिंदी में स्वलीनता कहते हैं। ऑटिज्म मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार है जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। इससे प्रभावित व्यक्ति सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार करता है, जैसे एक ही काम को बार बार दोहराना। इस तरह के बच्चों में अन्य समस्याएं भी होती हैं, जैसे वे समाज में घुलने मिलने में हिचकते हैं, प्रतिक्रिया देने में काफ़ी वक्त लगाते हैं तथा ये जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक विकसित होने वाला रोग है। इसके बारे में और कुछ जानते हैं। इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर दैट बिगिंस अर्ली इन चाइल्डहुड एंड लास्ट थ्रू आउट ए पर्सन's लाइफ। It affects how a person acts and interacts with others, communicate and learns. It includes what used to be known as Asperger syndrome and pervasive developmental disorder, unable to make eye contact with others and extreme deficit in social learning। मतलब सामाजिक समझ में अत्यधिक कमी रहती है ऐसे बच्चों में। इसे हम पूरे स्लाइड को डिटेल से समझते हैं। यह एक मानसिक बीमारी है जो बचपन से लेकर पूरे जीवन काल तक बनी रहती है। यह व्यक्ति के क्रियाकलाप, वार्तालाप और सीखने की क्षमता को प्रभावित करती है। ऑटिज्म जो है वह एस्पर्जर सिंड्रोम एंड परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर दोनों का मिला जुला रूप होता है। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे दूसरों से नजरें नहीं मिला पाते और इनमें जो है सामाजिक समझ की अत्यधिक कमी होती है। अब जाते हैं अगले स्लाइड में, जो कहता है कि अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस इज कंसीडर्ड टू बी मोर इफेक्टिव रेमेडियल मेथड टू ट्रीट ऑटिज्म। इसका मतलब क्या है कि ऑटिज्म के निजात पाने के लिए अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस को अपनाया जाता है। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस क्या है ये हम समझते हैं। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस इज अ टाइप ऑफ थेरेपी दैट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग स्पेसिफिक बिहेवियर्स सच एज सोशल स्किल, communication, reading and academics, as well as adaptive learning skills such as fine motor, dexterity, hygiene, grooming, domestic capabilities, punctualities and job competence। तो
अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस क्या है? यह एक तरह की थेरेपी है जिसमें किसी विशिष्ट व्यवहार जैसे कि सामाजिक कौशल, वार्तालाप, पठन, अकादमिक अकादमिक यानी पढ़ने लिखने से संबंधित, और एडाप्टिव लर्निंग मतलब जो एडॉप्ट किए जाने वाली अधिगम है, जैसे कि स्वच्छता, घरेलू कार्य, समय की पाबंदी और नौकरी की योग्यता, इन सबको बेहतर बनाने का कार्य बच्चे में किया जाता है इस थेरेपी के द्वारा, जिसे हम अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस भी कहते हैं। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस के बाद हम आगे बढ़ते हैं दूसरे डिसऑर्डर पर, जिसे हम ओसीडी या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। तो एक्सेसिव थॉट्स यानी ऑब्सेशन मतलब होता है एक्सेसिव थॉट दैट लीड टू रिपीटेड बिहेवियर को बोलते हैं कंपल्सन, कैरेक्टराइज्ड बाय अनरीजनेबल थॉट्स एंड फियर दैट लीड टू कंपल्सिव बिहेवियर इज नोन एज ओसीडी या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अच्छा, इसके हिंदी में समझते हैं। यह एक तरह का चिंता विकार है। इस विकार से ग्रसित व्यक्ति एक ही चीज को बार बार जांच करने की आवश्यकता का अनुभव करता है और कुछ विशेष कार्यों को बार बार दोहराता है, जैसे कि बार बार हाथ धोना, या फिर कुछ ऐसे विचार होते हैं जो बार बार उसके मन में आते हैं। तो अब देखिए, ओसीडी और ऑटिज्म दोनों में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? बार बार चीजों को दोहराना। लेकिन इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि ओसीडी में जो बार बार चीज़ों को दोहराया जाता है, वह उस चीज़ को इसलिए दोहराया जाता है क्योंकि बच्चा उसमें कुछ जांचना चाहता है, उसमें कुछ परखना चाहता है कि ये घटना क्यों घटित हो रही है, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो ये होता है ओसीडी में। दूसरी चीज़ क्या होती है, जो ऑटिज्म में और सारे सिम्टम दिखते हैं, वो यहाँ ओसीडी में वो सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। बाकी रिपीटिशन उसमें भी होता है, ऑटिज्म में भी और ओसीडी में, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यदि इसमें रिपीटिशन होगा तो इसमें और कोई सिम्टम्स नहीं है, इसमें सिर्फ रिपीटिशन होगा ओसीडी में, और ऑटिज्म में तो ढेरों सारे सिम्टम्स बच्चों में दिखेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस था। अब हम चलते हैं ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले में। It is an umbrella term used when children are significantly delayed in their cognitive and physical development. It can be diagnosed when a child is delayed in one or more milestone characterized into motor skill and social and emotional development. इसे हम डिटेल से समझते हैं। यह एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म मतलब जिसके नीचे और भी कुछ टर्म आते हो, या दो तीन टर्म से मिलकर जो टर्म बनता है उसे हम अम्ब्रेला टर्म कहते हैं, या जो कई टर्म्स को कवर करके चलता हो उसे हम अम्ब्रेला टर्म कहते हैं। यह एक अम्ब्रेला टर्म है। इस शब्द का इस्तेमाल तब किया जाता है जब बच्चे की संज्ञानात्मक और शारीरिक विकास दोनों में देरी होती है। यह धीरे गति से विकास होता है। इसकी पहचान कुछ अन्य चीज़ों की धीमी गति से भी की जा सकती है, जैसे बच्चे की मोटर स्किल्स में कमी। अब मोटर स्किल्स क्या है, हम थोड़ी देर बाद समझते हैं। मोटर स्किल्स में कमी हो जाना, बच्चे की सामाजिकता और भावनात्मकता में कमी हो जाना। तो ये था ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले। अब मोटर स्किल क्या है? मोटर स्किल ऐसे एक्शन है जिनमें कलाइयों, हाथों, उंगलियों, पैर और पैर की उंगलियों का उपयोग होता है। जैसे दौड़ने में, जब हम दौड़ते हैं तो उसमें हमारे उंगलियों, पंजों, कलाइयों और हाथों का उपयोग होता है। वहीं चढ़ने में, तैरने में, ये सब मोटर स्किल्स के अंतर्गत आते हैं। तो जो ग्लोबल डेवलपमेंट डिले है उसमें क्या होता है कि बच्चे के जो मोटर स्किल्स होते हैं उनमें भी कमी होती है, या वो मोटर स्किल्स बहुत स्लोली डेवलप्ड होते हैं। और दूसरी चीज़, उनके संज्ञानात्मक और शारीरिक विकास भी, उनकी जो विकास की जो दर होती है वो भी धीरे होती है। तो ये था ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले। अब हम बात करते हैं सेपरेशन एंग्जाइटी की। इट इज़ अ डिसऑर्डर इन विच चाइल्ड बिकम्स एक्सेसिवली एंग्जियस व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट्स। मतलब यह एक ऐसा विकार है जिसमें जब बच्चे को पेरेंट्स से अलग किया जाता है तो अत्यधिक चिंतित हो जाता है। इसका उदाहरण होता है जैसे कोई किसी बच्चे को आपने बोर्डिंग स्कूल में डाला, तो बोर्डिंग स्कूल में डालने के बाद पेरेंट्स अपने घर चले जाते हैं, तो जो उस दौरान ये बच्चे को चांसेस ज़्यादा रहते हैं सेपरेशन एंग्जाइटी के। अब हम बात करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर की। ए डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद एपिसोड्स ऑफ मूड स्विंग रेंजिंग फ्रॉम डिप्रेसिव लोस टू मैनिक हाइज। मतलब यह एक कॉम्प्लेक्स मानसिक बीमारी है जिसमें रोगी का मन लगातार कई महीनों या हफ्तों तक या तो बहुत उदास रहता है या फिर बहुत ज़्यादा उत्साहित रहता है। ये एक साइक्लिक डिसऑर्डर है। साइक्लिक डिसऑर्डर मतलब
कभी ज़्यादा उत्साह रहेगा, फिर उत्साह वाला समय खत्म होगा तो उसके बाद वो डिप्रेशन में रहने लगेगा, कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक डिप्रेशन में रहेगा, उसके बाद फिर से उसमें वही उत्साहित वाली फीलिंग आने लगती है, उत्साह रहने वाली फीलिंग आने लगती है। तो ये एक साइक्लिक डिसऑर्डर है, मतलब पहले उत्साह होगा, फिर डिप्रेशन में जाएगा, फिर उत्साह में रहेगा, फिर डिप्रेशन में जाएगा, जिसमें पीड़ित व्यक्ति की मनोदशा बारी बारी से दो अलग अलग विपरीत अवस्थाओं में जाती रहती है, जैसे कि हमने बताया। इसे ही हम मूड स्विंग कहते हैं। तो यदि बाइपोलर डिसऑर्डर का ऑप्शन दिया है प्रश्न में और वहाँ मूड स्विंग दिया है, मूड स्विंग भी दिया है, तो आप दोनों को कनेक्ट करके उत्तर निकाल सकते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर को मूड स्विंग डिसऑर्डर भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्नोमिया। It is a learning disability that is characterized by difficulty in remembering name or recalling words from memory needed for oral or written expressive language. यह एक अधिगम अक्षमता है। डिस्नोमिया क्या है? एक अधिगम अक्षमता है, जैसे कि डिसलेक्सिया होता है, डिसकैलकुलिया होता है, डिसग्राफिया होते हैं, ये सब लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो बाकी चीज़ों को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। डिसलेक्सिया क्या है, डिसकैलकुलिया क्या है, डिसग्राफिया क्या है। अभी हम समझते हैं डिस्नोमिया क्या है। तो डिस्नोमिया एक अधिगम अक्षमता है जिसमें किसी वस्तु का या वस्तु का नाम या शब्दों का नाम याद करने या उन्हें रिकॉल करने में बच्चों को परेशानी होती है जब भी वह कुछ बोलकर या लिखकर एक्सप्रेस करना चाहते हैं। यदि बच्चा कुछ लिखना चाह रहे हैं तो उसे वो शब्द उसे उसके दिमाग में नहीं आएगा, या किसी व्यक्ति का नाम उसके दिमाग में नहीं आएगा, इसे ही हम डिस्नोमिया कहते हैं। या फिर उसको नाम याद करने में ही, शब्दों के नाम याद करने में ही जो है उसे दिक्कत होती है, उसे हम डिस्नोमिया कहते हैं। यह प्रक्रिया थोड़ी थोड़ी टिप ऑफ द टंग फिनोमिना की तरह है, जो हमने पिछले वीडियो में समझाया था कि टिप ऑफ द टंग फिनोमिना क्या है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और टिप ऑफ द टंग फिनोमिना वाला वीडियो भी देख सकते हैं, उससे भी एक प्रश्न बना था। तो डिस्नोमिया के बाद हम जाते हैं डिस्टोपिया की ओर। It is an imagined state or society in which there is great suffering of injustice, typically one that is totalitarian or past apocalyptic। मतलब यह एक काल्पनिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति को यह लगता है कि समाज में बहुत पीड़ा है, बहुत अन्याय है ना। तो इसे हम डिस्टोपिया कहते हैं। अच्छा, डिस्टोपिया शब्द जो होता है वो यूटोपिया का एकदम अपोजिट है। यूटोपिया शब्द को सबसे पहले, जैसे कि आप लोग जानते हैं, सर थॉमस मोरे ने प्रतिपादित किया था, जिसका अर्थ उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक कल्पना की थी एक ऐसे समाज की जो सबसे आदर्श समाज हो, जहाँ अपराध ना होता हो, जहाँ हिंसा ना होती हो, जहाँ गरीबी ना हो, है ना। उस शब्द को उन्होंने यूटोपिया कहा था। तो यूटोपिया का जस्ट अपोजिट हो गया है डिस्टोपिया। मतलब डिस्टोपिया से पीड़ित व्यक्ति को या बच्चे को ऐसा फील होता है कि समाज में बहुत ज़्यादा हिंसा है, बहुत ज़्यादा लूटपाट है, बहुत ज़्यादा गरीबी है। मतलब यूटोपिया का जस्ट उल्टा। व्यक्ति को ऐसे लगने लगता है कि इस समाज में, जिस समाज में वह रह रहा है, उस समाज में पीड़ा और अन्याय के अलावा कुछ है ही नहीं, है ना। और यह जगह उसको अन्यायवादी और सर्वनाशक नजर आने लगती है। तो ये है डिस्टोपिया। अब हम बात करते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर की। It is a mental health disorder characterized by feeling of worry, anxiety or fear that are strong enough to interfere with one's daily activity। तो एंजाइटी डिसऑर्डर एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है जिसमें व्यक्ति को भय, चिंता, दुख, इन सभी की भावना बनी रहती है और इन सभी के कारण उसके जो डेली लाइफ की एक्टिविटी है, डेली लाइफ की जो रूटीन है, वह भी प्रभावित होती है। एंजाइटी डिसऑर्डर के बाद हम बात करते हैं जीएडी यानी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की। यह भी कुछ हद तक एंजाइटी डिसऑर्डर से मिलता है, लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर जो होता है वो सतही होता है और इसको, ये बेसिक डिफरेंस है, वो सतही होता है। और जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर उसको हम, वो डीपली होता है। मतलब डीपली होने का मतलब वो सीवियर होता है, सीवियर कंडीशन उसकी जो होती है सीवियर होती है। एक एंजाइटी डिसऑर्डर का ये मतलब, इसको हम कह सकते हैं कि ये एंजाइटी डिसऑर्डर का गंभीर रूप है जिसमें भयंकर भय, दुख और चिंता का भाव रहता है। एंजाइटी डिसऑर्डर में नॉर्मल भाव होंगे, भय के, चिंता के, दुख के, लेकिन इसमें यह उसका गंभीर रूप है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है एंजाइटी डिसऑर्डर और जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। अब हम बात करते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा की। It is an eating disorder causing people to obsess about weight and what they eat. Anorexia is characterized by a distorted body image with an unwarranted fear of being overweight. Patients have problem with body image. If a child loses weight rapidly and does not seem to eat throughout the day, then it might be anorexia nervosa. अब हम बात करते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा की और इसे हम डिटेल से समझते हैं।
तो ये खाने से संबंधित विकार हैं जिसमें व्यक्ति अपने खाने और वजन को लेकर जुनूनी हो जाता है। व्यक्ति को अपनी विकृत छवि, विकृत शरीर और अधिक वजन होने का डर बना रहता है। मतलब उसे यह लगता है कि कहीं मेरी छवि न बिगड़ जाए, ज़्यादा खाना खा लूँगा तो कहीं मेरा शरीर की शेप जो है विकृति ना हो जाए, वजन ना बढ़ जाए, इन सब चीज़ों को उसको डर रहता है। तो यदि बच्चे का वजन तेज़ी से कम हो रहा हो और दिन भर खाना नहीं खाता हो तो उसमें हो सकता है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा का लक्षण हो। तो ये था एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब हम बात करते हैं फेनिलकीटोन्यूरिया की। इट इज़ ए बर्थ डिफेक्ट। यह बर्थ डिफेक्ट है। हमने पढ़ा था बर्थ डिफेक्ट क्या होता है, जो पेरेंट्स से हमें जेनेटिकली मिलता है वो बर्थ डिफेक्ट होता है। इट इज़ ए बर्थ डिफेक्ट दैट काजेज एंड एमिनो एसिड का phenylalanine to build up in the body. Newborn should be screened for PKU. तो जैसा कि हमने बताया कि एक जन्मजात विकार है जिसमें किसी बच्चे के शरीर में एक एमिनो एसिड बनता है जिसे हम PHE या फिनाइल एलानिल कहते हैं। फिनाइल एलानिल यानी उसको शॉर्ट फॉर्म में हम PHE कहते हैं। तो यदि क्या होता है कि जो एमिनो एसिड फिनाइल एलानिल है इसका स्तर अधिक हो जाता है तो बच्चे के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है और उसमें गंभीर बौद्धिक विकलांगता हो सकती है। ये है फिनाइल कीटोन्यूरिया। हर न्यूबॉर्न का पीकेयू मतलब जो फिनाइल कीटोन्यूरिया का टेस्ट होता है उसे हम पीकेयू परीक्षण कहते हैं। तो हर न्यूबॉर्न का पीकेयू परीक्षण अनिवार्य रूप से कराया जाना चाहिए। फिनाइल कीटोन्यूरिया से उत्पन्न बौद्धिक विकलांगता को पर्यावरणीय कारक द्वारा कम किया जा सकता है। ये मैंने बड़े बड़े फॉन्ट्स में हिंदी में लिख रखा है क्योंकि इस पर एक प्रश्न बना था कि फिनाइल कीटोन्यूरिया को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो उसमें एक विकल्प में ये भी था कि फिनाइल कीटोन्यूरिया से उत्पन्न बौद्धिक विकलांगता को पर्यावरणीय कारक द्वारा कम किया जा सकता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया के बाद हम बात करते हैं क्वाड्रिप्लेगिया की। तो क्वाड्रिप्लेगिया क्या है? 4 लिम्स ऑफ द बॉडी आर अफेक्टेड ड्यू टू पैरालिसिस। हमारे बॉडी में 4 लिम्स होते हैं, 2 नीचे और 2 ऊपर। तो वही बात की जा रही है यहाँ कि 4 limbs of the body are affected due to paralysis caused by illness or injury। फिर नीचे लिखा है पैराप्लेगिया इज सिमिलर बट डज नॉट अफेक्ट आर्म्स। द लॉस इज यूजुअली सेंसरी और मोटर विच मीन्स दैट बोथ सेंसेशन एंड कंट्रोल ऑन लॉस्ट। तो क्वाड्रिप्लेगिया क्या है कि किसी बीमारी या चोट के कारण लकवा की स्थिति को क्वाड्रिप्लेगिया कहते हैं जिसमें शरीर के चारों लिम्स, जो 4 लिम्स हमने बताए, 2 पैर और 2 हाथ, वो चारों लिम्स हैं, ये चारों लिम्स प्रभावित हो जाते हैं। क्वाड्री नाम से ही स्पष्ट है। क्वाड्री का मतलब होता है 4। तो जहाँ चारों लिम्स प्रभावित हो जाएं किसी चोट से, किसी बीमारी से, तो और पैरालिसिस की स्थिति उत्पन्न हो जाए वहाँ क्वाड्रिप्लेगिया होता है। यदि आपसे पूछ ले पैराप्लेगिया, तो पैराप्लेगिया भी क्वाड्रिप्लेगिया की तरह होता है लेकिन इसमें बाहें प्रभावित नहीं होती। लेकिन क्या होता है कि पैराप्लेगिया में सिर्फ संवेदी और मोटर स्किल्स को नुकसान पहुंचता है। तो एक तरह से इसमें भी पैरालिसिस की कंडीशन हो जाती है। तो आज के वीडियो में हम इतने ही डिसऑर्डर कवर करने वाले थे। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और डिसऑर्डर को नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। आई होप कि आपका वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका अपना अमित। जय हिंद।